वेव ऑप्टिक्स IIT JEE के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और ऑलमोस्ट हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है एडवांस में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो है मेंस में पूछा जाता है ना। स्पेशली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है इस चैप्टर में, पढ़ते हैं हम लोग, उस टॉपिक से या उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो है वो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो थ्योरी है वो वेव से काफ़ी मिलती जुलती है, तो वहाँ पर जो हमने 11th में वेव्स की जो थ्योरी पढ़ी थी उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर यूज में आने वाला है। जैसे एक हमने टर्म पढ़ा था वहाँ पर वेव फ्रंट के बारे में, तो यहाँ भी वेव फ्रंट का काफ़ी यूज आता है। तो सबसे पहले हम लोग वेव फ्रंट को ही समझेंगे। इसमें वेव फ्रंट जो है कहा जाता है इट इज इन्वेलप ऑफ all the particles vibrating in same phase। ठीक, तो जैसे कि मैं एक फिगर से समझाता हूं। आपने देखा होगा कि वाटर सरफेस के ऊपर अगर एक स्टोन ड्रॉप कर दिया जाए तो सर्कुलर रिपल्स बनते हैं, है ना। सपोज यहाँ पर जो है स्टोन ड्रॉप किया तो ऐसे सर्कुलर रिपल्स बनेंगे यहाँ पर, है ना। तो अगर हम बात करें किसी भी एक सर्किल की बात करते हैं, जैसे सबसे बाहर वाला सर्किल है ना, तो इस सर्किल पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे या पॉइंट्स होंगे सारे इक्वल डिस्टेंस पर पड़ेंगे सोर्स से, है ना। मान लिया ये r डिस्टेंस है तो सारे इक्वल डिस्टेंस पर पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो वेव है उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसका मतलब हर पॉइंट के लिए जो वेव का पाथ लेंथ है वो इक्वल है। अगर पाथ लेंथ इक्वल है तो पाथ डिफरेंस भी जीरो आएगा फिर, है ना। पाथ डिफरेंस होता है पाथ लेंथ का डिफरेंस। अगर x2 x1 बराबर हो गए तो पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। पाथ डिफरेंस जीरो होने का मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस भी जीरो होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का ये एक रिलेशन हमने पढ़ा था वेव में, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जीरो तो डेल्टा फाई भी जीरो, और डेल्टा फाई जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, यानी कि सेम फेज में है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेज में वाइब्रेट करने का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं ये पार्टिकल्स, तो अगर एक ऊपर जाएगा तो सारे के सारे पार्टिकल ऊपर गए होंगे, अगर एक नीचे जाएगा तो सारे के सारे नीचे जाएंगे। तो इस तरह से एक साथ में ऊपर नीचे ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो वेव फ्रंट होता है वो कई टाइप का होता है। जैसे हम बात करें एक पॉइंट सोर्स के लिए, फॉर अ पॉइंट सोर्स शेप ऑफ वेव फ्रंट is spherical। स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट होता है। जैसा कि हमने साउंड वेव में भी पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट से साउंड निकल रहा है, यहां पर हम लोग बात करेंगे लाइट की, लाइट वेव निकल रहा है तो हर डायरेक्शन में निकलता है, ऊपर नीचे आगे आगे पीछे साइड में, है ना, हर तरफ निकलता है। यानी कि यहां से जो भी वेव निकलेगा वो पूरे जो है चारों तरफ फैलता है। तो अगर मैं r रेडियस का स्फीयर बनाऊं इसके अराउंड, इसको पॉइंट सोर्स को सेंटर पर रख दूं, तो उस पॉइंट सोर्स से जितना भी वेव निकलेगा वो एक साथ में स्फीयर के सरफेस पर पहुंचेगा, है ना। हर तरफ निकलने वाला जो वेव है वो स्फीयर के सरफेस पर एक साथ में पहुंचेगा। एक साथ में पहुंचने का मतलब ये है कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। यानी उस स्फीयर पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे एक साथ में वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर एक ऊपर जाएगा तो सारे के सारे ऊपर जाएंगे, एक नीचे आएगा तो सारे के सारे नीचे आएंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं कि पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक, अगर ये मान लिया जाए कि जो पॉइंट सोर्स है इसका पावर है W। W जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहां पर पावर का मतलब है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम।
है ना। यहाँ पर लाइट एनर्जी की बात करेंगे, 1 सेकेंड में लाइट एनर्जी जितना यहाँ से रेडिएट हो रहा होगा वही इसका पावर है। अगर हमें यहाँ से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालनी हो तो इंटेंसिटी के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये होता है पावर पर यूनिट एरिया। जो W पावर है या यूं कहें कि जो एनर्जी है वो इस स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी हर यूनिट एरिया पर बराबर बराबर एनर्जी पहुंच रही होगी। तो इसलिए पूरे एरिया पर डिवाइड करेंगे, W डिवाइडेड बाई 4πr², है ना। तो यानी कि जो इंटेंसिटी है ये हो गया W बाई 4πr², मतलब इंटेंसिटी हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक, उसी तरह से एक होता है लाइन सोर्स। लाइन सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। शेप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल शेप का ये वेव फ्रंट होता है। अगर इसको एक फिगर से समझें तो जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जो है वो एक लाइन सोर्स जैसा बिहेव करता है और इसके आसपास हम लोग क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाते हैं। सपोज r रेडियस का सिलेंडर है ना। तो देखेंगे कि जो ट्यूबलाइट है हमने सिलेंडर के एक्सिस पर रखा है, तो इस ट्यूबलाइट से जितनी भी लाइट एनर्जी निकलेगी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके इसके सरफेस पर, सिलेंडर के सरफेस पर पहुंचेगी। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगी यानी r डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगी तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी x2 हो x1 हो सब जो है वो r के बराबर होंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके वेव यहाँ पर सरफेस पर पहुंचेगा। तो पाथ डिफरेंस तो हो जाएगा 0, सारे x2 x1 बराबर हो गए। तो पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस भी 0 होगा, है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है कि किसी लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट का जो शेप है वो सिलिंड्रिकल शेप का होना चाहिए। अगर हमें यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है r डिस्टेंस पर, सपोज इस लाइन सोर्स का पावर दिया है W, तो हम लोग यहाँ भी वैसा ही करेंगे जैसा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए किया था, पावर पर यूनिट एरिया। मान लिया कि सिलेंडर का लेंथ है L, तो पावर पर यूनिट एरिया। इसमें ये हम लोग मानते हैं कि जो लेंथ है इसका काफी बड़ा है, एक्सिस छोटा है, मतलब कि ये सिलेंडर छोटा है ये बड़ा है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंड इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी इधर भी निकल रही होगी साइड में, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी है ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तीसरे टाइप का जो सोर्स हो सकता है वो होता है प्लेन सोर्स। फॉर प्लेन सोर्स shape of wave front is plane। जैसे कि ये बोर्ड है, अगर बोर्ड को एक सोर्स मान लिया जाए तो इससे जो भी एनर्जी निकलेगी, अगर मैं बात करूं बिल्कुल पास में किसी पॉइंट पर, तो एनर्जी जो निकलेगी बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलती है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलने का मतलब ये है कि जो वेव फ्रंट का शेप है वो जो है वो भी प्लेन होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया कि ये जो है अपना सोर्स है ना, ये सोर्स है, तो अगर लाइट एनर्जी यहाँ से परपेंडिकुलर निकल रहा होगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, है ना। यहाँ से लाइट एनर्जी निकल के यहाँ गई, यहाँ वाली यहाँ ऐसे ऐसे, है ना। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगा, तो जो हमने दिखाया है पीछे प्लेन सोर्स बिल्कुल उसके पैरेलल वैसा ही शेप का एक हमने वेव फ्रंट भी रखा है। ठीक है, तो चूंकि लाइट एनर्जी यहाँ पर परपेंडिकुलर निकल रही है, स्प्रेड नहीं हो रही है, तो इंटेंसिटी तो घटेगी नहीं। अगर ये माना जाए कि यहाँ से लाइट एनर्जी सीधे जा रही है, हम लोग एंड इफेक्ट को फिर से नेगलेक्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वो साइड है, वो साइड काफी दूर है, पास में निकालना है, तो इसको बोर्ड को
या बोर्ड जैसा सोर्स है तो उसको इनफाइनाइट सोर्स माना जा सकता है। तो पास में चूंकि एनर्जी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो एनर्जी स्प्रेड नहीं हो रही, इसका मतलब आगे जाने पर भी इंटेंसिटी जो है उतना ही मेंटेन रहेगा। तो इसमें कहा जाता है कि जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहता है ना, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के मैं पास में कह रहा हूं तो ये इनफाइनाइट सोर्स जैसा होगा, इंटेंसिटी नहीं घट रही होगी। लेकिन जब बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, जैसे यहां से मैं 1 किलोमीटर दूर चले जाऊं, तो ये जो बोर्ड है वो धीरे धीरे पॉइंट सोर्स में बदलने लगेगा। जैसे हम बात करें कि सन है या मून है ना, मून की बात करें तो मून के सरफेस के पास जाइएगा आपको तो वो फ्लैट दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन दिखेगा ऐसा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं अर्थ के पास, हमें तो मून कैसा दिखता है, बिल्कुल पॉइंट सोर्स जैसा दिखता है। वहां से रोशनी जो है थोड़ी थोड़ी आ रही होती है अपने पास। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो ये प्लेन सोर्स पॉइंट सोर्स में बदल जाएगा, और जब पॉइंट सोर्स में बदल जाएगा तो फिर इंटेंसिटी जो है इस फॉर्मूले से चेंज होने लगेगी। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं कि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि लेंस हो गया, मिरर हो गया, प्रिज्म हो गया, तो उनके आसपास वेव फ्रंट्स का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, उनका शेप जो है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेंस के आसपास कैसा होता है। जैसे मैं मान लेता हूं ये एक कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि यहां पर जो वेव फ्रंट है वो बिल्कुल प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब कि लाइट सोर्स जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, इधर से जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहां भी जो एनर्जी जाता है, ये जो सरफेस बन रहा है, जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर एनर्जी चलता है हर जगह पे। यहां भी देखेंगे कि जो वेव फ्रंट है वो हमने दिखाया है सोर्स के पैरेलल, लेकिन एनर्जी जो है उसके जस्ट परपेंडिकुलर चल रहा है, यानी लाइट जो है उसके जस्ट परपेंडिकुलर चलता है। अगर यहां पर देखें, इसमें देखेंगे तो जो स्फीयर है, स्फीयर के परपेंडिकुलर लाइट वेव ट्रेवल करता है हमेशा ऐसे। ठीक है, यहां भी इसमें जो वेव ट्रेवल करता है वो सर्कुलर रिपल्स के परपेंडिकुलर, मतलब कि ये जो सर्किल है वो स्प्रेड होता रहता है, बड़ा होता रहता है। तो वेव जो है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, यानी जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है लाइट वेव ट्रेवल करता है। तो अगर हम बात करें यहां पर कि अगर यहां पर ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट दिखाया गया है प्लेन शेप का, इसका मतलब कि लाइट कैसे आ रहा होगा, यहां पर लाइट आ रहा होगा ऐसे, इन्फिनिटी से लाइट आएगा तो लाइट के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होते हैं या वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये लाइट रे नहीं दिखाया जाएगा, लाइट रे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में ऐसा लाइट रे नहीं दिखाया जाएगा, मैंने समझने के लिए सिर्फ दिखाया है, एक्चुअली में सिर्फ वेव फ्रंट दिखाया जाएगा, वेव फ्रंट दिखाया जाएगा। और आगे जो है इसका चूंकि फोकस यहां होता है, तो आगे जाने पर ये जो वेव फ्रंट है इसका शेप जो है वो स्फेरिकल ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसा देख सकते हैं। समझने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइट रे, लाइट रे ऐसे गया और यहां से ये मुड़ करके फोकस पर जो है इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों। ठीक, तो जैसा कि हमने कहा कि लाइट रे जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर चलता है, तो यहां पर ये जो वेव फ्रंट दिखाया मैंने स्फेरिकल शेप का है ना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए हर जगह पर, वह यहां भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहां पर वेव फ्रंट का शेप जो है स्फेरिकल हो गया। और इसके बाद ये लाइट रे जो है ये तो आगे निकल जाएगा, ये वाला भी आगे निकल जाएगा, तो इसके आगे भी जो शेप है वो स्फेरिकल ही होगा इस तरह से। यहां भी देखेंगे कि ये जो लाइट रे है, लाइट रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, तो अगर कोई कन्वर्जिंग लेंस है तो उसके आसपास वेव फ्रंट का शेप जो है कुछ ऐसा होता है, जैसे यहां से प्लेन आया, यहां स्फेरिकल शेप का हो गया। ठीक, अगर हम बात करें किसी कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस का मतलब हो गया डाइवर्जिंग लेंस की, तो डाइवर्जिंग लेंस जो है कुछ ऐसे शेप का होता है,
ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लेते हैं कि इस पर भी इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, ऐसे आ रही है। मैं जानबूझ करके पहले लाइट रे ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे कि आपको वेव फ्रंट का शेप समझ में आ जाए। अब ये क्या है, यहां से ये डाइवर्ज कर देता है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है। तो इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, इसका फोकस होता है यहां पर एफ, है ना। तो अगर यहां पर हम लोग जो है वेव फ्रंट को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, चूंकि लाइट इंसिडेंट लाइट बिल्कुल पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वेव फ्रंट जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल जैसे यहां था वैसे ही यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आया था, यहां भी आया है, तो वेव फ्रंट ऐसा होगा। अब यहां पर देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, जो क्रॉस कर गया लाइट, वो जो है यहां पर एक तरह से कहा जाए तो डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे है ना। तो यहां पर जो वेव फ्रंट का शेप होगा रिफ्रैक्टेड वाले का, वो ऐसा होना चाहिए, स्फेरिकल शेप का होगा, जिसका सेंटर कहां पर आएगा, फोकस पर, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया कि लेंस के आसपास वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। अब देखते हैं कि मिरर के आसपास जो है वेव फ्रंट का शेप या बिहेवियर कैसा होता है। तो लेंस के बाद अब हम लोग देखेंगे कि मिरर के आसपास जो है वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, है ना, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसा मान लिया जाए कि इसमें भी लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लाइट रे का शेप हमें क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है ना, सिर्फ वेव फ्रंट दिया रहता है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइट रे है इन्फिनिटी से आया और रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये फोकस पर कहीं कन्वर्ज हो जाएगा। तो अगर वेव फ्रंट का शेप देखा जाए तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये तो हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड वाले के, रिफ्लेक्टेड वाला जो है कन्वर्ज हो रहा है यहां पर, तो इसका ऐसा शेप होगा, स्फेरिकल शेप का ये होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर। अगर डाइवर्जिंग मिरर की बात करें, जैसा कि ये हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया और लाइट रे गया ऐसे, और इसके बाद जो है ये लाइट रे ऐसे कहीं यहां पर ऐसे डाइवर्ज हो जाता है इस तरह से, और पीछे जाकर के कहीं फोकस पर इंटरसेक्ट करता हुआ लगता है ना। तो अगर यहां पर वेव फ्रंट दिखाए तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो इसके ऐसा होगा, चूंकि इंसिडेंट वाला लाइट रे पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब रिफ्लेक्टेड की बात करें तो रिफ्लेक्टेड वाला देखेंगे यहां से आगे तो जाएगा नहीं, लाइट रे यहां से पीछे होगा और ये ऐसा डाइवर्ज हो रहा है एक तरह से, तो यहां पर स्फेरिकल शेप का ऐसे दिखाएंगे, है ना। ये हो गया डाइवर्जिंग जो है वेव फ्रंट हो गया, ठीक। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। उसी तरह से अगर कोई प्रिज्म हो तो प्रिज्म के आसपास भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर माना जाए कि ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म पर भी सपोज लाइट रे ऐसे आया हॉरिजेंटल, और यहां से ये बेंड होने के बाद ऐसे कहीं चले जाता है। तो अगर इसमें वेव फ्रंट दिखाएंगे तो वेव फ्रंट का शेप यहां पर लाइट रे के परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसा, और इसके बाद जब क्रॉस कर जाएगा तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया प्रिज्म के आसपास वेव फ्रंट का शेप। अगर माना जाए कि किसी मिरर से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, तो अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो सकता है, ये सपोज प्लेन मिरर हो गया,
प्लेन मिरर पर ये हो गया नॉर्मल। तो इसमें कोई लाइट रे ऐसे आता है और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चले जाता है ना। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करें तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कुछ ऐसा होगा, मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट रे है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, ऐसे। और जो रिफ्लेक्टेड वाला है वो ऐसे होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वाला जो लाइट रे है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें जैसे अगर ये वाला एंगल मैं मान लूँ आई है, तो ये वाला एंगल जो है ये आर होगा। ध्यान रखना है कि एक्चुअली में ये इंसिडेंट लाइट रे, ये नॉर्मल, ये वाला एंगल आई होता है, ये आई जो है वो इसके बराबर होता है। ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इस मिरर से जो भी एंगल बना रहा होगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये तो 90 है, ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, फिर ये आई हो जाएगा। उसी तरह से इधर से भी ये आर है, ये 90 है, ये 90 माइनस आर होगा तो फिर ये आर हो जाएगा। हमें पता है आई और आर जो है वो इक्वल होते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन के केस में। अगर बात किया जाए रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, तो यहां पर सपोज ये प्लेन सरफेस हो गया और प्लेन सरफेस के दोनों तरफ डिफरेंट मीडियम है। सपोज यहां पर रेयर मीडियम है और इधर डेंसर मीडियम है, ये हो गया नॉर्मल। तो यहां पर अगर कोई लाइट रे आएगा ऐसे आएगा, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से बेंड हो जाएगा, है ना। तो अगर वेव फ्रंट यहां पर दिखाना हो तो यहां पर वेव फ्रंट हम लोग ऐसे दिखाएंगे, है ना। यहां पर जैसे कहा जाए कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के इक्वल होगा। यहां पर जो वेव फ्रंट है ये कुछ ऐसा होगा, है ना। जैसे ये डेंसर है तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ये आर हो गया। तो देखेंगे ये वाला एंगल जो है यहाँ पर ये वाला एंगल आर है, ठीक है, ये आर छोटा हो गया है, ये यहाँ पर आई जो था वो बड़ा था। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये लाइट रे गया तो यहाँ पर अगर ट्रायंगल बनाएंगे, ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा तो ये आई हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी अगर आप ट्रायंगल बनाएं, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल हमने आई लिया, ये 90 है तो ये 90 माइनस ये आर है, ये 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा फिर से आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक। अब ये आई और आर में जो रिलेशन होता है स्नेल्स लॉ से दिया जाता है ना, जैसे लिखते हैं म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, मतलब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आई, ठीक। तो ये तो हो गया जो वेव फ्रंट का बिहेवियर होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे लेंस, मिरर या प्रिज्म के आसपास, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट किस तरह से ट्रेवल करता है और ये जो वेव की जो थ्योरी है वेव ऑप्टिक्स की वो किस तरह से डेवलप होती है। लाइट का जो वेव नेचर होता है उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हाइजीन की वेव थ्योरी। हाइजीन के हिसाब से जो लाइट है वो एक वेव होता है जो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है एक सोर्स जैसा बिहेव करता है, वहां से भी लाइट निकलता है और इस तरह से वो स्प्रेड होता रहता है। तो हाइजीन के हिसाब से कहा जा सकता है कि लाइट इज अ वेव विच travels in the form of wave fronts, है ना। वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट behaves as secondary source
called wavelets, है ना। अगर फिगर से समझे, जैसे ये पॉइंट सोर्स हो गया, तो यहाँ से ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं, है ना। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये जो लास्ट वाला जो वेव फ्रंट है, सबसे पहले यहाँ से सोर्स से निकला होगा, इस पर खूब सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। खूब सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करते हैं, ये भी सोर्स जैसा बिहेव करते हैं जहाँ से वेव निकलता है, जिसको कि वेवलेट्स कहा गया, है ना। अगर ये जो वेवलेट्स हैं, अगर इन वेवलेट्स को भी कवर करने के लिए एक इन्वेलप बनाए, है ना, ऐसे जस्ट कवर करने वाला एक इन्वेलप बनाएंगे, तो ये वेव फ्रंट का नया पोजीशन हो गया। मतलब कि हमेशा ये जो वेव है ये फ्रंट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अब ये जो नया वेव फ्रंट बना, यहां से भी खूब सारे सेकेंडरी जो है सोर्सेज होंगे, और ये जो वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं, इनको कवर करने के लिए एक और इन्वेलप बनाएंगे यहां पर। तो इस तरह से वेव फ्रंट जो है अब उसका अगला पोजीशन आ जाएगा। तो इस तरह से वेव फ्रंट जो है वो आगे की तरफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड होता रहता है। तो हाइजिन ने कहा कि लाइट ऑलवेज मूव्स परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकते हैं, है ना। जो वेव फ्रंट है इसके परपेंडिकुलर दो, एक तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इसने कहा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा मूव करता है। हाइजिन ने कहा कि लाइट वेव को मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। उसने मीडियम का नाम भी बताया, अकॉर्डिंग टू हाइजिन light wave needs medium for its movement। ये थ्योरी बाद में गलत साबित हुई, लेकिन हाइजिन ने ऐसा कहा कि मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। उसने एक मीडियम भी प्रपोज किया। ही प्रपोज्ड a hypothetical medium called ether। ऐसा उसने इसका नाम दिया था। अब हाइजिन ने कई सारी थ्योरी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बहुत सारी जो थ्योरीज थी वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई। हाइजिन्स थ्योरी successfully explained interference, diffraction, reflection and refraction, but it could not explain polarization। पोलराइजेशन को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसके बाद आई मैक्सवेल की थ्योरी, जिसने ये बताया कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जहाँ पर लाइट चलता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते रहते हैं। तो उसने एक्चुअल में थ्योरी बताई, इसका इक्वेशन बताया, और साथ में लाइट का स्पीड भी कैलकुलेट करके दिखाया, और वो बिल्कुल सही आया। तो जैसा कि मैंने बताया, हाइजिन के बाद मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। इसने कहा कि जो लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
wave in which mutually perpendicular electric field and magnetic field vibrate in phase sinusoidally। तो जो साइनसॉइडल इक्वेशन है, जैसे अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन का इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा कुछ है, और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है। ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, है ना, ये भी एक्स डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो इक्वेशन है इसको मैंने काफ़ी डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, इसमें ओमेगा की वैल्यू भी कुछ स्पेशल आती है, के की वैल्यू भी कुछ स्पेशल आती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट इससे कैलकुलेट करना हो, किसी भी वेव की जब स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, ओमेगा बाई के करते हैं। तो उसने भी ओमेगा बाई के की वैल्यू निकाली, ये आया 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये निकाला वैक्यूम में, है ना, इन वैक्यूम। और ये जो वैल्यू आया ये एग्जैक्टली जो है वो मैच कर गया जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो फिर ये जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये फाइनल थ्योरी माना गया और सबसे करेक्ट थ्योरी माना गया। जिस तरह से साउंड वेव के केस में हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, उसमें हम लोग क्या देखते थे कि कोई साउंड का सोर्स है, अगर वो ऑब्जर्वर के रिलेटिव में मोशन में हो तो वहाँ पर ऑब्जर्वर जो भी फ्रीक्वेंसी सुनता था, जो वेवलेंथ सुनता था साउंड का, वो चेंज हो जाया करता था। वैसे ही लाइट वेव के केस में भी होता है ना। कोई लाइट का सोर्स है, अगर वो ऑब्जर्वर के रिलेटिव में मोशन में हो, उसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग मोशन में हो, तो ऑब्जर्वर जो भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑब्जर्व करता है वो पहले से डिफरेंट हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पर स्पेशली एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो केस है जिसमें कि ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी लाइट के रिलेटिव में बहुत ही स्मॉल होता है ना। फॉर स्मॉल वेलोसिटीज ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, डॉपलर्स फॉर्मूला फॉर साउंड वेव कैन बी यूज्ड फॉर लाइट वेव ऑल्सो, है ना। जब स्मॉल वेलोसिटीज नहीं होती है सोर्स और ऑब्जर्वर की, तो दूसरे तरीके का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है लाइट के स्पीड से बहुत ही कम है, और इसलिए इस केस में साउंड वेव वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो साउंड वेव में आपने देखा कि हमने ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा है ना। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दोनों जगह माइनस साइन है, ठीक है। ये मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ। ये फॉर्मूला एक्चुअली में बुक्स में होता है, कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस, है ना, प्लस माइनस दोनों लिखा रहता है। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना होता है कि ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव तब लेते हैं जब लाइट वेव के मोशन में इनका डायरेक्शन हो। लाइट वेव हमेशा सोर्स से निकलता है और ऑब्जर्वर की तरफ जाता है। अगर उस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा हो, उसी डायरेक्शन में सोर्स जा रहा हो, तो इनकी वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है। उल्टे जा रहा हो तो इनकी वेलोसिटी निगेटिव लेनी है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ n/n0 इज इक्वल टू c माइनस vo। vo क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, और vs है यहाँ पर सोर्स की वेलोसिटी। यहाँ पर c के जगह पर स्पीड ऑफ साउंड हुआ करता था यहाँ पर पहले, अब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हमने रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया। इसमें मैं ऐसा करता हूँ, दोनों तरफ -1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा n-n0 डिवाइडेड बाई n0। n0 जहाँ पर ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, ये हो जाएगा c माइनस vo माइनस c माइनस vs डिवाइडेड बाई c माइनस vs। तो देखेंगे ये c और ये c कैंसिल हो गया।
तो ये एक्चुअली में क्या बताएगा, ये बताएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा Vs माइनस Vo डिवाइडेड बाई C माइनस Vs। तो यहाँ पर हमने पहले ही मान रखा है कि लाइट का जो स्पीड है उसके रिलेटिव में सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी बहुत ही कम है, तो C के रिलेटिव में Vs को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, है ना, इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो ये आएगा Vs माइनस Vo डिवाइडेड बाई C। अब ये क्या है, ये एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हो गया, है ना। इसको लिखा जा सकता है डेल्टा V रिलेटिव डिवाइडेड बाई C, है ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिलेटिव टू और विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर along line joining them, है ना। साउंड में भी ऐसा ही करते थे, सोर्स और ऑब्जर्वर का जो लाइन ज्वाइनिंग होता था उसी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हम लोग लिया करते थे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आया, यह आया फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये हो गया डेल्टा V रिलेटिव डिवाइडेड बाई C, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली में डेल्टा N बाई N नॉट, ये जो रेशियो आएगा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, है ना। एक्चुअली में फ्रिक्वेंसी चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि जो लाइट का स्पीड है C तो चेंज हो नहीं रहा, हमें पता है C इज इक्वल टू N इंटू लैम्डा होगा। अगर N एक फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो लैम्डा जो है घटेगा, वेवलेंथ घटेगा, है ना। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V रिलेटिव डिवाइडेड बाई C। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है जब भी डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन करना हो लाइट के केस में, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि NCERT में सोल्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। पूछा गया है विथ व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विथ रेस्पेक्ट टू us so that the sodium line at 5890 angstrom is observed as 5896 angstrom। मतलब वेवलेंथ पहले इतना था और इतना वेवलेंथ ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी वेवलेंथ बढ़ जा रहा है इसमें, है ना। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो घट रहा होगा। फ्रीक्वेंसी कब घटता है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दूर जा रहे हों, एक दूसरे से दूर हो रहे हों, उस केस में। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा N बाई N इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा V रिलेटिव डिवाइडेड बाई C। तो मैं यहाँ पर जस्ट मैग्नीट्यूड निकालूंगा, है ना, माइनस हटा देता हूँ। तो वेवलेंथ में कितना का चेंज आ रहा है देखेंगे, 6 एंगस्ट्रॉम का आ रहा है इसमें, और इसमें जो डिफरेंस है वो है 6 एंगस्ट्रॉम का। ओरिजिनल वेवलेंथ ये था 5890 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में है, ये भी एंगस्ट्रॉम में है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा V रिलेटिव ये फाइंड करना है, किसके रिलेटिव में है, जो गैलेक्सी है वो एक तरह से सोर्स है जो कि लाइट इमिट कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी लिखा गया है मूव विथ रेस्पेक्ट टू अस, मतलब कि हम अर्थ पर खड़े हैं तो अर्थ के रिलेटिव में ये वेलोसिटी, हम लोग ऑब्जर्वर है ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ये फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो V रिलेटिव आएगा वो हो जाएगा 6/5890 इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आएगा करीब 3.06 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसे कर सकते हैं, या 306 किलोमीटर पर सेकेंड भी आ जाएगा ये, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से एक गैलेक्सी मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करते हैं तो वेवलेंथ चेंज हो जाता है।
हमें पता है कि जब वेवलेंथ चेंज होता है तो लाइट का कलर भी चेंज होता है ना। तो एक्चुअली में जब सोर्स और ऑब्जर्वर जब पास में आ रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रहा होता है ना, लेकिन वेवलेंथ घट रहा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होता है और वेवलेंथ घट रहा होता है। तो वेवलेंथ जब घटता है तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि जो हम लोग 7 कलर्स के बारे में जानते हैं उसमें ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है ना। तो जब वेवलेंथ घट रहा हो तो उस फेनोमेना को ब्लू शिफ्ट कहा जाता है ना। व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट decreases due to motion of light source towards observer, this phenomena is called blue shift। उसी तरह से जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा तो उस केस में फ्रीक्वेंसी घटती है लेकिन वेवलेंथ जो है वो बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं रेड कलर की तरफ जा रहा होगा। जो लाइट हमें दिखता है ना, उसका जो कलर है ब्लू वायलेट से लेकर के रेड तक होता है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ चूंकि बढ़ रहा होता है तो कहते हैं कि वो रेड की तरफ जा रहा है, यानी उसको रेड शिफ्ट कहा जाता है ना। सिमिलरली व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट increases due to motion of light source away from observer, this phenomena is called रेड शिफ्ट। ठीक, तो ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी का अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक्चुअली में 3 पार्ट्स दिए गए हैं। जो पहला पार्ट है इसमें पूछा गया है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडिया, मतलब 2 मीडियम है उनको सेपरेट कर रहा है एक बाउंड्री, एक सरफेस, तो वहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होता है। द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन व्हाई, है ना। तो एक्चुअली में हमने पहले पढ़ रखा है, साउंड वेव में ये पढ़ते हैं या वेव ऑन स्ट्रीम में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव की जो इंटेंसिटी होती है या ट्रांसमिटेड वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो सोर्स पर डिपेंड करता है। सोर्स एक फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है और वही फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट होती है, और जो इंसिडेंट होती है वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड की और ट्रांसमिटेड की होती है ना। तो दूसरे तरीके से इसी चीज को समझा जा सकता है कि जो लाइट इंसिडेंट होता है, जिस सरफेस पर इंसिडेंट होता है, कहीं न कहीं उस सरफेस के अंदर जो एटम्स होते हैं, है ना, एटम्स के आसपास में कई सारे जो है सिस्टम है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उनसे कहीं ना कहीं इसका इंटरेक्शन होता है इंसिडेंट लाइट का, है ना। तो इंसिडेंट लाइट है, हम लोग लाइट वेव की बात करें, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो एटम्स होते हैं जैसे वो वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना, और वो वाइब्रेट करने लगते हैं। उसके अंदर ऐसा भी कर सकते हैं कि चार्जेज भी होते हैं, चार्जेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब वाइब्रेट करने वाले चार्जेज जब कोई लाइट को इमिट करते हैं तो उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उस वाइब्रेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है ना। तो ये होता है कि यहाँ से जो वाइब्रेटेड चार्ज हैं वो जो लाइट इमिट करते हैं वो लाइट क्या हो गया, या तो रिफ्लेक्टेड कहलाएगा
या फिर ट्रांसमिटेड कहलाएगा या रिफ्रैक्टेड कहलाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई? एटम्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के बराबर उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और एटम्स की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो ऐसे कर सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअली में उतनी ही फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड लाइट की भी होती है और रिफ्लेक्टेड लाइट की भी होती है। वो इस वजह से क्योंकि एटम जो है वो भी वाइब्रेट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी से, ठीक। इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगले पार्ट में पूछा गया है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेज डज द रिडक्शन इन स्पीड इम्प्लाई अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई लाइट वेव रेयरर मीडियम से डेंसर में जाता है तो उसका स्पीड तो घट जाता है, तो क्या स्पीड घटने से उसकी एनर्जी भी घट जाती है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली में ये वेव है, वेव में क्या होता है पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। कहीं पर लाइट वेव की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है ना। तो जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है, मैं उसी के एग्जांपल से बता रहा हूँ। उसमें हम लोग एनर्जी कैसे लिखते थे पार्टिकल्स के, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो कहीं फैक्टर नहीं आता है। यहाँ पर पार्टिकल का स्पीड कहीं फैक्टर नहीं आता, ये एम्पलीट्यूड जरूर एक फैक्टर आता है उनकी एनर्जी में, है ना। तो उसी तरह से लाइट वेव की भी बात करें तो जो एनर्जी है वो एनर्जी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इसलिए अगर स्पीड डिक्रीज भी हो जाता है तो एनर्जी डिक्रीज नहीं होता, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें कहा गया है इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना। यहाँ पर पूछा गया इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, यहाँ पर कहना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट is determined by the square of the amplitude of the wave. What determines the intensity of light in the photon picture of light? एक्चुअली में जो लाइट वेव की जो थ्योरी है, जो लाइट की थ्योरी है वो दो तरीके से हम लोग जानते हैं, एक तो वेव थ्योरी और एक पार्टिकल वाला थ्योरी जो है क्वांटम थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कहा गया कि अगर वेव थ्योरी की बात करें तो उसमें जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है ना, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है ना। इंटेंसिटी कुछ इस तरह से लिखा जाता है हाफ, जैसे अगर हम बात करें इसमें वेव ऑन स्ट्रिंग की तो उसमें भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था। साउंड वेव की बात करें तो उसमें भी प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था। तो लाइट में भी ऐसे ही होता है ना। लाइट में भी जो इंटेंसिटी होती है लाइट वेव की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटम थ्योरी की तो क्वांटम थ्योरी में जो फोटोन थ्योरी होती है उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम लोग ऐसे लिखते हैं I इक्वल टू स्मॉल n h न्यू। h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होती है फोटोन की फ्रीक्वेंसी और n होता है, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया पर 1 सेकेंड में कितने फोटोन इंसिडेंट होते हैं इस पर डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द सेंस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट।